हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं दुष्यंत सिंह। ये है प्राचीन भारतीय इतिहास की दूसरी क्लास। इससे पहली क्लास में हमने जाना था, इतिहास विषय को समझने की कोशिश की थी, इतिहास विषय में प्रवेश किया था और उसके साथ साथ हमने ये जाना था कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं या हम किन स्रोतों की सहायता से इतिहास को समझ सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे इतिहास के भागों के विषय में। इतिहास को किन भागों में बांटा जा सकता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं। इसके साथ साथ प्रागैतिहासिक काल के जो विभाजन किया जाता है प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्ट्री का, वो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनके विषय में बारी बारी से विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के विषय में। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह भाग जिसके विषय में अध्ययन के लिए कोई भी लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, ऐसा कालखंड, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके विषय में अध्ययन करने के लिए हमें कोई भी लिखित विवरण या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का यह वह कालखंड होता है जिसके विषय में अध्ययन के लिए हमें लिखित विवरण तो मिलते हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित विवरण तो प्राप्त हैं, लिखित विवरण तो हमें मिलते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसकी भाषा शैली ऐसी है कि उसको पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो वो वाला जो कालखंड है उसको क्या बोलेंगे हम? आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद में बात करते हैं इतिहास की या ऐतिहासिक काल की। इतिहास का अर्थ क्या है? मानव की प्रगति की कहानी का वह हिस्सा या वह भाग इतिहास कहलाता है जिसके लिए लिखित विवरण तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है, उनके बारे में आसानी से जाना जा सकता है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहास को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है, जिन्होंने क्या किया था? 1842 में कर्नाटक के रायपुर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। प्रागैतिहासिक काल में जो औजार बनाए गए थे उन्हें 1842 में खोजा था। किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने। ठीक है, तो ये औजार जो थे ये पत्थर के बने हुए थे और ये इनका जो प्रकार था वो थे छुरे और तीर के फलक। यानी उस टाइम पर प्रागैतिहासिक काल के समय में ये औजार बनाए गए थे और ये जो वहाँ पे हमें प्राप्त हुए थे, इन्होंने जो खोजा था डॉक्टर प्राइमरोज ने, जिन ऐतिहासिक औजारों की खोज की थी वो क्या थे? छुरे थे और तीर के फलक। तीर के फलक का अर्थ क्या है? जो तीर का आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो वहाँ पे उन्होंने क्या किया थे? खोज की थी इनकी। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की खोजबीन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1863 ईस्वी में, और इनकी जो खोजबीन करने की जो शुरुआत की थी वो की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध एक ऑफिसर थे। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पर खोजे थे? ये चेन्नई के पास पल्लवरम से, चेन्नई के निकट पल्लवरम से क्या खोजे थे इन्होंने? कुछ पाषाण के बने हुए औजार। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में क्या किया था? चेन्नई के पास पल्लवरम में पत्थर के बने हुए कुछ औजार प्राप्त किए थे या औजारों की खोज की थी। इसके बाद में बात करते हैं मानव के उदय के विषय में। मनुष्य का उदय कैसे हुआ? मनुष्य कैसा जीव है? स्तनधारी जीव है। मनुष्य स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आता है और ये किस वर्ग से संबंध रखता है? ये प्राइमेट वर्ग से संबंध रखता है। ठीक है, यानी जो मनुष्य है वो स्तनधारी जीवों की जाति का है और इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमेट कहा जाता है।
इसी वर्गीकरण में वानर, लंगूर, छछूंदर ये भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो मानव है, मानव का विकास किससे माना जाता है? वानर से माना जाता है। तो सबसे पहला जो मानव था, सबसे पहला मानव था जो बिल्कुल कैसा चलता था? सीधा चलता था, सीधा खड़ा होकर के चलता था। ये कहाँ पाया गया था? मध्य अफ्रीका में पाया गया था। जो सबसे पहला सीधा चलने वाला मानव था वो मध्य अफ्रीका में पाया गया था और इसको नाम दिया गया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद करते हैं, इसकी एक उपजाति थी जिसको कहा जाता था जिंजेंथ्रोपस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति थी, इसको कहा जाता था जिंजेंथ्रोपस। इसको माना जाता है सबसे पहले औजार निर्माण करने वाला, सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में जिंजेंथ्रोपस को जाना जाता है। इसलिए इसको किस चीज़ की संज्ञा दे दी जाती है कि इन्हें हम बोलते हैं आरंभिक पुरापाषाण कालीन संस्कृति का इसको नेता कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने जिंजेंथ्रोपस मानव को क्या कहा है? आरंभिक पुरापाषाण कालीन संस्कृति का नेता माना है, क्योंकि इसने सबसे पहले औजार निर्माण के संबंध में योगदान दिया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एशिया में, एशिया महाद्वीप में जावा से क्या मिला है? एक होमिनिड यानी आदिमानव की हड्डियां मिली हैं, जिसे क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। एशिया में जावा से एक ऐसे आदिमानव की हड्डियां मिली जिसे होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, यानी कि एशिया में जावा नामक स्थान से, जावा द्वीप से एक ऐसे आदिमानव की हड्डियां मिली जिसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया था, क्योंकि ये जो इसकी जो हड्डियां हमें प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? जावा द्वीप से प्राप्त हुई थी। इसीलिए इसका एक और नाम बन गया, इसे जावा मानव के नाम से भी जाना गया। पीकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस के नाम से भी जाना जाता है। यह आग जलाना जानता था। अगर हम बात करें कि आग जलाने में सबसे पहले किसने वरीयता हासिल की, तो वो था पीकिंग मानव। इसको किस नाम से जाना जाता था? सिनेंथ्रोपस के नाम से भी जाना जाता था और ये आग जलाना जानता था। जर्मनी में निएंडर घाटी में, जर्मनी में निएंडर घाटी में आदिमानव की कुछ हड्डियां मिली। तो निएंडर घाटी में आदिमानव की हड्डियां मिली तो वहां पर उसको नाम दे दिया गया निएंडरथल मानव। क्या दे दिया गया? निएंडरथल मानव, क्योंकि वो निएंडर नामक स्थान से प्राप्त हुई। तो ये मानव जो था, इसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि जो निएंडरथल मानव था वो मृतकों का आदर करता था। यानी जो लोग उसके कम्युनिटी के जो लोग होते थे, उसके समूह के जो लोग होते थे, वो उनका आदर करता था। जो मर जाते थे उनका क्या करते थे? आदर करते थे। और इसकी जो इसके बारे में कैसे पता चलता है कि जो शव होते थे, उनके जो मृत शरीर होते थे, उनको जब वो दफनाते थे कब्र में, तो पूजा की सामग्री भी उसी शव के साथ में कब्र में रखी जाती थी। ठीक है, इससे उसका एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हमें महसूस होती है कि वो मृतकों के साथ में पूजा की सामग्री भी कब्र में रख रहे हैं। इसका मतलब है वो मृतकों का क्या करते थे? आदर करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निएंडरथल के बाद, निएंडरथल मानव के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। जो वर्तमान समय में मानव है, जो आधुनिक मानव है, उसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। आप सभी जानते होंगे। तो जो इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो किस मानव के बाद हुआ था? वो हुआ था निएंडरथल मानव के बाद, जो कि आज से लगभग बात, अगर इसकी जो इसके एरा की बात करें तो लगभग आज से 40,000 पहले, 40,000 वर्ष पहले निएंडरथल मानव, जो कि निएंडरथल मानव था, वो उसका अस्तित्व था। और निएंडरथल मानव के बाद में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। भारत में मानव के विकास के अध्ययन के जो साक्ष्य हैं, उसके जो प्रूफ हैं, वो कहाँ मिलते हैं? शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन युगीन निक्षेपों से मिलते हैं। ठीक है, यानी अब तक बात हो रही थी भारत से बाहर की, लेकिन अब बात की जा रही है भारत के अंदर की। तो भारत में जो मानव विकास के अध्ययन के साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं, वो कहाँ मिलते हैं? भारत में शिवालिक पहाड़ियों के।
ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों में मिलते हैं। तो मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यानी शिवालिक पहाड़ियों में मानव के जिस रूप के साक्ष्य या प्रूफ प्राप्त हुए हैं, उसको संज्ञा दी गई है रामापिथिकस की। रामापिथिकस की, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीनतम मानव की जो प्रजाति थी, उसको रामापिथिकस का नाम दिया जाता है। लेकिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला। ठीक है, रामापिथिकस जो था वो आदि मानव से थोड़ा सा कैसा था, फॉरवर्ड था। ठीक है, इसको हम आदि मानव नहीं बोल सकते हैं रामापिथिकस को, क्योंकि ये बिल्कुल मनुष्य की तरह ही सीधा होकर के चलता था। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। BS गुहा जो कि एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार भारत में 6 प्रमुख प्रजातियां एवं उनके 9 प्रकार पाए जाते हैं। यानी मानव की कितनी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं? 6 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोल। अगर मंगोल को हम कैटेगराइज करें तो मंगोल में आते हैं पेलियो मंगोलाइड, तिब्बतीन मंगोल, मेडिटेरेनियन, पैलियो मेडिटेरियन, और इसके बाद में आता है पूर्वी प्रकार। ठीक है, और पांचवा आता है पाश्चात्य लघु सिरस्क, और इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, एल्पिनाइड और डाइनेरिक। और इसके बाद में इसका जो तीसरा हिस्सा आता है वो है आर्मेनिड। ठीक है, और इसका 6वां रूप जो है वो है नार्डिक। ठीक है, ये वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब फैक्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे भी ये भी डाल दिए हैं। ठीक है, यानी भारत में अगर आपको पूछा जाए कि भारत में जो मानव की कितनी प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो भारत में मानव की 6 प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोल, चौथा है मेडिटेरियन, इसके बाद में आता है 5वां पाश्चात्य लघु सिरस्क, इसके बाद में आता है 6वां नार्डिक। ठीक है, ये 6 प्रजातियां जो हैं भारत में मनुष्य की पाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के विभाजन की तरफ। प्रागैतिहास के बारे में हमने जाना, प्रागैतिहास किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अब जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को जो विभाजन किया जाता है प्रागैतिहासिक काल का, किस किस भाग में प्रागैतिहासिक काल को बांटा जा सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल की जो समय माना जाता है, समयावधि मानी जाती है, वो मानी जाती है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यपाषाण काल की जो आयु मानी जाती है वो मानी जाती है 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। और इसी के साथ नवपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 9,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद में पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये तो हो गया विभाजन। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हाँ, हमने यहाँ पे 3 चीज़ों में डिवाइड किया था। किसको? प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में। अब 1 बाय 1 बारी बारी से इन सभी कालों के बारे में, इनमें उस समय के व्यक्ति की, उस समय के मानव की सामाजिक स्थिति क्या थी, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पुरापाषाण काल की तरफ, और पुरापाषाण काल में भी हम जानेंगे सबसे पहले पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में, पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में। तो जो पूर्व पुरापाषाण काल का मानव था वो मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। किस पत्थर का उपयोग करता था? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। और इस काल के जो उपकरण हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है PCS वगैरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो पूर्व पुरापाषाण काल है उसके उपकरणों को कौन कौन से 2 भागों में बांटा जाता है। तो इसका पहला भाग है चापर, चापिंग
पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। अच्छा, तो आपको यहाँ पे थोड़े से अजीब वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन सबको समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पत्थर के ऐसे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पेबुल या वटिकास्म भी बोलते हैं इनको। आपने देखा होगा जब भी आप किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या किसी तालाब के किनारे देखे गए होंगे, तो वहाँ पर जो नदी के द्वारा या समुद्र के द्वारा जो बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है, उसमें छोटे छोटे पत्थर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिनको हाथ में लेने पर आप ये महसूस करेंगे कि वो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो काफ़ी चिकने होते हैं, उनकी कोई भी जो है किनारा बाहर निकला नहीं होता है, वो बिल्कुल सपाट हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो उनके चिकने या सपाट होने का कारण क्या है कि जो पानी के साथ में उन पत्थरों को काफ़ी लंबी दूरी तय करके बहा करके लाया जाता है, तो वो रगड़ खा करके कैसे हो जाते हैं, वो चिकने एवं सपाट हो जाते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है, पेबुल कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति की। तो यहाँ पे बात करेंगे चापर और चापिंग। चापर और चापिंग क्या होते हैं, ये औजारों के प्रकार हैं। चापर में क्या होता है, एक तरफ धार होती है, चापर में एक साइड में धार होती है, एक साइड में चिकना होता है। और जो चापिंग होता है वो दोहरी धार वाला क्या होता है, काटने का औजार होता है। चापिंग जो होता है दोहरी धार वाला काटने का औजार होता है, ठीक है। चापर में एक तरफ धार होती है और चापिंग में क्या होता है, दोनों तरफ धार होती है। अब यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि चापर जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, पेबुल से बनाया जाता है। पेबुल जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आपने इस तरीके के मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, देखिए इस तरीके के पत्थर देखे होंगे आपने, इस तरीके के पत्थर देखे होंगे जो कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पत्थरों का जो साइड है वो कैसी कर दी जाए, जैसे मैंने ऊपर बना दिया, ये ऊपर से मैंने कैसा चिकना बना दिया और नीचे के इस हिस्से को इसको मैं नुकीला बना दे रहा हूँ। आप यहाँ से गैस कर सकते हैं, ये जो है ऊपर का भाग इसका कैसा है, ऊपर का भाग इसका कैसा है, चिकना है, नीचे का भाग इसका कैसा है, नुकीला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये चापर हो गया। इसमें एक साइड में धार हो गई और एक साइड कैसा हो गया, सपाट या चिकना हो गया, ठीक है। तो ये हो गई चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। इसके बाद में बात करते हैं कि इसके उपकरण जो हैं, इस संस्कृति के जो उपकरण थे सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुए थे, पंजाब में। और पंजाब में कहाँ पर, पंजाब की सोहन नदी घाटी में, पंजाब की सोहन नदी घाटी में चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के जो उपकरण हैं वो प्राप्त हुए थे। इसीलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को, जो कि प्रागैतिहासिक काल की या पूर्व पुरापाषाण काल की संस्कृति मानी जाती है, इसे किस अन्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहेंगे इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी आती है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स का अर्थ है हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड हाथ, एक्स कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, यानी इस संस्कृति में हाथ की कुल्हाड़ियाँ बनना प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि मद्रास के पास, मद्रास जो आधुनिक चेन्नई है वो मद्रास के नाम से ही जाना जाता था पहले, तो मद्रास के पास में वादमदुराई एक स्थान है, वादमदुराई और अतिरमपक्कम, मद्रास के निकट वादमदुराई और अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे संस्कृति के उपकरणों में क्लीवर या स्क्रैपर जो है, क्या है ये, क्लीवर और स्क्रैपर प्रमुख हैं। स्क्रैपर क्या होता है, खुरचनी टाइप का होता है, जिससे किसी पेड़ की छाल को या फिर जानवरों की खाल को उसके साथ सहारे से क्या कहता है, उसको उतारा जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद में कश्मीर में पहलगांव, कश्मीर में एक जगह है पहलगांव, पहलगांव से क्या प्राप्त होती है, हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। राजस्थान के नागौर से, राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ से 16R और सिंगी तालाब खोजा गया। 16R क्या है, एक कब्र है, इस कब्र को 16R नाम दिया गया है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि 16R नामक जो है कब्र है वो कहाँ पर खोजी गई है, ठीक है, कहाँ पर
खोजी गई है तो वो कहाँ पर खोजी गई थी? राजस्थान के नागौर में। यहाँ से भी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16R जो है वो किस काल से संबंध है? तो आप अगर ऑप्शन में अगर उसमें जो है पुरापाषाण काल को अगर और डिवाइड करके अगर उसमें पूछा जाता है कि पूर्व पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, या सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है कि पुरापाषाण काल से, तो आप उसमें आसानी से आंसर दे सकते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी इस युग के अनेक औजार मिले हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, वहाँ भी इसी संस्कृति के कई औजार मिले हैं, जैसे हस्त कुठार, खुरचनी आदि। ठीक है। नर्मदा की घाटी में नरसिंहपुर में पूर्व पाषाणकालीन औजारों के साथ मध्य पुरापाषाणकालीन लुप्त जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनौर ग्राम से मानव की खोपड़ी के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के ही निकट भोपाल से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाओं में क्या है? आदि मानव के निवास स्थलों का पता चला है। और यहाँ पर लगभग जो गुफाओं की संख्या है 600 है। लगभग 600 प्राचीन गुफाएं एवं शैलाश्रय यहाँ पर खोजे गए हैं। कहाँ पर? भीमबेटका में। और भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस है, और उस चित्रकारी के द्वारा ही हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, हमने ये अनुमान लगाए हैं कि उस समय का जो सामाजिक जीवन था मनुष्य का वो किस तरीके का था, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था, कौन कौन से पशुओं को वो पालता था। ठीक है। तो ये वहीं से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं हमें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की बेलन घाटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की बेलन घाटी में पूर्व पुरापाषाण युग से लेकर के नव पाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा का पूरा अनुक्रम प्राप्त है। इससे आप क्या समझते हैं? जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी है, यूपी में एक जिला है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी है। तो बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है, बेलन घाटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि पूर्व पुरापाषाण काल से लेकर के नव पाषाण युग तक के, यानी पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों कालों से संबंधित क्या है? उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो एक सीरीज बन जाती है, यहाँ से एक अनुक्रम, एक क्रम दिखाई पड़ता है बेलन घाटी में। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ से आपको याद करना है कि मिर्ज़ापुर जिले की बेलन घाटी में पुरापाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक के उपकरणों की पूरी श्रृंखला प्राप्त हुई है। ठीक है। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला, ये आपको नाम याद रखना है, लोहदा नाला बेलन घाटी का ही एक स्थान है, लोहदा नाला। इस क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, यानी हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, जो वर्तमान में कहाँ पर रखी हुई है? कौशाम्बी संग्रहालय में, कौशाम्बी के म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नेवासा के पास चिरकी में हैंड एक्स, खुरचनी, बेधक आदि पाए गए हैं। महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर क्या पाए गए हैं? हैंड एक्स, खुरचनी, बेधक आदि उपकरण पाए गए हैं। दामोदर एवं स्वर्ण रेखा नदियों की जो घाटियां हैं महाराष्ट्र में, वहाँ भी पुरापाषाणकालीन जो है युग के जो है औजार वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? दामोदर एवं स्वर्ण रेखा नदी की घाटियों में। अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में हैंड एक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? मद्रास के पास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मिले थे। साउथ इंडिया में हैंड एक्स परंपरा के जो उपकरण हैं वो सबसे पहले मद्रास के निकट मिले थे। ठीक है। इसीलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला जो हैंड एक्स था वो किसने प्राप्त किया था? सबसे पहला हैंड एक्स था वो किसने प्राप्त किया था? तो प्राप्त किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब प्राप्त किया था? 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। ठीक है। ये हो गया पुरापाषाणकालीन के औजारों एवं उनके उपकरणों के विषय में। अब जानते हैं पुरापाषाणकालीन जो जीवन यापन था, उस समय के जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसा था, किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है समझने में कि जो इस समय का मानव था उसको कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, कृषि का उसका
कोई ज्ञान नहीं था, कोई लेना देना नहीं था उसको, क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है, न बीजों का ज्ञान था न खेती का ज्ञान था, किस तरीके से अनाज उगाया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, इसका कोई उसको भान नहीं था। इसके बाद में क्या था कि जो मनुष्य था वो कैसा था, आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक का अर्थ क्या होता है, जो उसका जो खाना पीना था वो काय पे डिपेंड करता था, खाने पीने के लिए और मनोरंजन के लिए भी वो आखेट का इस्तेमाल करता था, अर्थात शिकार करना, पशुओं को मारने का जो है उसका जो है शौक था। इसके बाद में मनुष्य को जो संज्ञा दी गई है वो काय की संज्ञा दी गई है, खाद्य संग्राहक की। खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है खाने पीने की वस्तुओं का संग्रहण करने वाला, ना कि उत्पादन करने वाला। वर्तमान मनुष्य खाद्य संग्राहक नहीं है, खाद्य उत्पादक है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो अपना भोजन क्या करता है, अपने खेतों में उगाता है, अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है, तो वो क्या हो गया, उत्पादन कर रहा है, तो वो उत्पादक हो गया। उस समय का जो मनुष्य था वो कैसा था, खाद्य संग्राहक था। वो भोजन अन्न के बारे में नहीं जानता था, अन्न उगाना नहीं जानता था, वो केवल क्या करता था, खाने पीने की चीजें इकट्ठी करता था। ठीक है। इस काल में जो पशुपालन था उसकी शुरुआत नहीं हुई थी, मानव को आग का ज्ञान हो गया था लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानता था, यानी पशुपालन प्रचलन में नहीं था। आग का ज्ञान था मनुष्य को, लेकिन इसका यूज कैसे कर सकता है वो, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी। मनुष्य का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या था, अपनी रक्षा करना। उसका जो सबसे मेन मोटो रहता था वो ये था जंगली जानवर जो थे, खतरनाक जानवर इधर उधर उसके घूमा करते थे, मकान वगैरह तो थे नहीं आज की तरह का जीवन यापन तो था नहीं उस समय पे, जंगलों में ही रहता था मनुष्य। तो क्या करता था, उसका जो सबसे मेन मोटो था वो क्या होता था, वो अपनी रक्षा कैसे करे, जानवरों से अपनी रक्षा कैसे करे। इसलिए उसने पर्वतों, गुफाओं, नदियों के जो मुहाने होते थे उसको क्या बनाया, अपनी शरण स्थली बनाया। वास्तुकला, मृदभांड कला का विकास नहीं हुआ था, यानी वास्तुकला यानी मकान बनाने की जो कला थी, मृदभांड या बर्तन बनाने की जो कला थी, उसका विकास उस समय तक नहीं हुआ था। पाषाण निर्मित औजार इस काल की क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। इस काल में जो सबसे प्रमुख घटना घटी थी वो यही थी कि मनुष्य ने क्या बनाए थे, पत्थर के हथियार या औजार बनाना उसने सीख लिया था। और इस काल की सबसे जो क्रांतिकारी घटना मानी जाती है वो यही मानी जाती है। लोगों में जो धार्मिक भावना थी उसका उदय नहीं हुआ था, लोगों में धार्मिक भावना का उदय नहीं हुआ था। ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी जो मिलती है पूर्व पुरा पाषाण युगीन, वो कहाँ पे मिलती है, भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है। ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के क्या बने हैं, चित्र बने हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के चित्रों का चित्रांकन किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वहाँ पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो हम बोल सकते हैं हरा और गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की गुफाओं में हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगर बात की जाए कि वहाँ पर किस किस जानवर के चित्र विशेष रूप से देखने जा सकते हैं या देखने को मिलते हैं, तो वो है भैंसा, हाथी, बाघ, गेंडा और सूअर के चित्र भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। और इन चित्रों से क्या पता चलता है, उन चित्रों से पता चलता है कि पुरा पाषाण काल में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनका जीवन निर्वाह पशुओं एवं पेड़ पौधों पर निर्भर था। ठीक है। वहाँ पर चित्रों से आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे दीवार है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, गुफाओं पे चित्रकारी की गई है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मिलकर के एक जानवर का शिकार कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग एक ग्रुप बना करके बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो कोई वार्तालाप करते हुए उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। इससे यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि जो पुरापाषाण काल था उस टाइम पे जो लोग थे वो छोटे छोटे समूहों में रहते थे। ठीक है। उनके अपने ग्रुप्स हुआ करते थे और उनका जो जीवन था वो काय पे डिपेंड था, जीवन निर्वाह जो था वो काय पर डिपेंड था, पशुओं पर डिपेंड रहते थे, यानी पशुओं को पालना नहीं जानते थे लेकिन उनको मारकर खा जाते थे। ठीक है। और भोजन के लिए पशुओं और पेड़ पौधों पर ही वो पूरी तरह से डिपेंड रहते थे। इसके बाद में आता है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल को नेवासाई चरण की संज्ञा दी जाती है। मध्यपुरा पाषाण काल को नेवासाई चरण भी कहा जाता है क्योंकि इससे विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोटि के औजार महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। यानी आपने देखा पूर्व पुरा पाषाण काल में
ठीक है, पूर्व पुरापाषाण काल में भी पत्थर के औजार बनाए गए, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में उनको थोड़ा सा और डेवलप किया गया, उनकी जो क्वालिटी थी वो और सुधारी गई। और जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे औजार हमको प्राप्त हुए हैं वो महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं, जो किससे संबंधित हैं, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। इसीलिए इस काल को नेवासाई चरण की संज्ञा दी जाती है। क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था पूर्व पुरापाषाण काल में, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का यूज होने लगा। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं उच्च पुरापाषाण काल की तरफ। उच्च पुरापाषाण काल, इस काल का सबसे प्रमुख पाषाण उपकरण जो पाया जाता है वो ब्लेड को माना जाता है। ठीक है, इस युग में अस्थि यानी हड्डियों के उपकरणों का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा था उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के उपकरणों का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा था। बेलन और सोन घाटियों में अनेक उत्तर पुरापाषाण स्थलों का पता चलता है। और इसी काल में जो सबसे प्रमुख चीज सामने आती है वो ये है कि जो आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस जिसे कहा जाता है, आधुनिक मानव का जो है उदय इसी उच्च पुरापाषाण काल में होता है। उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस का क्या होता है, उदय होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में इसकी जो समयावधि मानी जाती है 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो सबसे पहले जानकारी मिलती है, ठीक है, वो कहाँ मिलती है, 1857 ईस्वी में मिलती है मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी। ठीक है, और कब मिलती है, जब इतिहासकार थे सी एल कार्लाइल, इन्होंने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण जो है खोज निकाले थे। ठीक है, और इन लघु पाषाण उपकरणों का जो संबंध था वो था मध्य पाषाण काल से। ठीक है, इस युग के पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर वाले पॉइंट में आपने पढ़ा कि सी.एल. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से जो उपकरण खोजे थे, पत्थर के जो औजार निकाले थे, वो इससे पहले के समय से काफ़ी छोटे थे, या मतलब उनके साइज था, उनका जो आकार था वो पुरापाषाण काल के औजारों से काफ़ी छोटा था। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। ठीक है, इनकी लंबाई जो होती थी वो लगभग एवरेज 1 से 8 सेंटीमीटर तक के हुआ करती थी। भारत में मानव के अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। यानी अगर मानव के अस्तित्व की बात करें, मानव के अस्थि पंजर या अवशेषों की बात करें, तो मध्य पाषाण काल से पहले के समय में या मध्य पाषाण काल से पहले के समय के अवशेष भारत में प्राप्त नहीं होते हैं, भारत के आसपास प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत में मध्य पाषाण काल से मानव के अस्थि पंजर हमें प्राप्त होने लगते हैं खुदाई या फिर खोजबीन के दौरान। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थान है बागोर। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो वो है भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागोर, ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के लंघनाज नामक स्थान से मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम का पता चलता है, और यहाँ से क्या हमें प्राप्त होता है, 14 मानवों के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। अब आता है ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के चलें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्थान है सराय नाहर राय। इस स्थान से ढेर सारे कंकालों के साथ साथ एक छोटी बस्ती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पता चलता है, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है, बहुत सारे मानवों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हमें
इसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पुराने समय में कोई जो है जो लोग थे वो छोटी छोटी बस्तियों के रूप में रहा करते थे। यहाँ के समाधि स्थलों में, यानी जो लोग मर जाते थे उसके बाद में उनको समाधि दी जाती थी, उनको दफनाया जाता था, वहाँ पर जो कंकाल मिले हैं, उन कब्रों के अंदर जो कंकाल मिले हैं, ठीक है, उनके अवशेष मिले हैं, उन्हें देखने पर पता चलता है कि उनके जो सिर थे वो पश्चिम दिशा की तरफ रखे जाते थे और जो उनके पैर थे वो पूर्व दिशा की ओर रखे जाते थे। ठीक है, अब प्रतापगढ़ जिले में ही एक और स्थान है महदहा। प्रतापगढ़ जिले में एक और स्थान है, कौन सा? महदहा। इस स्थान पर स्तंभ गर्त के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। ठीक है, हड्डियों के क्या बनाए गए यहाँ पे? आभूषण या कलात्मक वस्तुएं बनाई गई। इसके साथ साथ ऐसे समाधान भी मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से 2 व्यक्तियों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाने का जो है दफनाने का प्रावधान देखने को मिलता है। तो वो कहाँ पे मिलता है? प्रतापगढ़ जिले के महदहा नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में चौपानी मांडो नामक एक स्थान है। चौपानी मांडो नामक स्थान है। यहाँ से क्या मिलता है हमें? पुरातात्विक स्थल से पूर्व पाषाण काल से लेकर के उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृतियों का अनुक्रम देखने को मिलता है। इलाहाबाद जनपद में स्थान है चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो में क्या होता है कि पूर्व पुरा पाषाण काल से लेकर के उत्तर मध्य पाषाण काल तक की जितनी भी कल्चर थी, जितनी भी संस्कृतियां थी, उनकी एक सीरीज, उनकी एक श्रृंखला, यानी कि इन दोनों, यानी पूर्व पाषाण काल से लेकर के उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृतियों से संबंधित वस्तुएं या उनके अवशेष चौपानी मांडो में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी है, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, इसके निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, यानी 2 चट्टानों के हिस्से मिले हैं जिनका नाम जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप है। क्या मिला है? जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप है। बात करते हैं मध्य पाषाण युग में जो मनुष्य था उसकी जीवन शैली क्या थी। मध्य पाषाण युग की बात करें तो मनुष्य अब भी काय पे किस चीज़ पर डिपेंड था? वो अभी भी शिकार पर ही डिपेंड था। धीरे धीरे बड़े पशुओं का शिकार प्रारंभ हुआ, यानी जो मनुष्य था पहले छोटे छोटे जीवों का शिकार करता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मध्य पाषाण युग आया, तो अभी भी मनुष्य शिकार पर ही निर्भर था, लेकिन वह छोटे पशुओं की अपेक्षा बड़े पशुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक मृदभांड का निर्माण करना भी सीख गए थे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में मृदभांडों का निर्माण भी शुरू हो गया था। मृतकों को समाधियों में गाड़ने के साथ साथ उनके साथ खाद्य सामग्री एवं औजार एवं हथियार भी रखे जाते थे। यानी जब लोग मर जाते थे, उनके समुदाय का कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता था, तो क्या करते थे? उनको समाधियों में गाड़ते थे, और समाधियों में गाड़ने के साथ साथ उनके साथ खाने पीने की चीज़ें, उनके औजार एवं हथियार भी रखे जाते थे। इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उस समय का मनुष्य था, उस समय का जो मानव था, उसके उस समय में क्या था? कहीं न कहीं पुनर्जन्म या फिर मृत्यु के बाद जीवन की संकल्पना उनके दिमाग में पनपती रही होगी, क्योंकि मृत व्यक्ति के साथ में क्या रखा जा रहा था? खाद्य सामग्रियां और खाने पीने की चीज़ें रखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव इन चीज़ों से हुआ होगा। ऐसे संकेत मिलते हैं कि मध्य पाषाण युग में पुरापाषाण युग की अपेक्षा सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया था। ठीक है, यानी लोग अब समूहों में रहने लगे थे, एक समाज में रहने लगे थे, और छोटे छोटे उन्होंने बस्तियां अपनी जो है स्थापित कर ली थी। मध्य पाषाण युग के लोगों का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिकी और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। इस चीज़ से तात्पर्य क्या है? जो मध्य पाषाण युग का लोग थे, मध्य पाषाण युग का जो मानव था, उसका जो धार्मिक विश्वास था, उस समय पर किसी ईश्वर की संकल्पना समक्ष या सामने नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जैसे बारिश होती थी, ठीक है, उनको पानी की आवश्यकता है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, सूर्य निकल रहा है, रात में सितारों की रोशनी हो रही है, ये क्या था? अपनी भौतिक परिस्थितियां थी, और वो इन्हीं को क्या मानते थे? एक पावर के रूप में मानते थे, एक धार्मिक शक्ति के रूप में इनको मानते थे, और इन्हीं पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ।
नवपाषाण काल या इसको नियोलिथिक शब्द से भी नवाजा जाता है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक भी कहा जाता है। इस शब्द नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जॉन लुबाक की पुस्तक थी, 1865 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का यूज किया था। ठीक है, नवपाषाण काल की जो संस्कृति है इसकी सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता क्या थी? घर्षित पत्थर के जो औजार थे। अब तक जो औजार बनाए जाते थे इससे पहले के समय में वो खुरदरे या फिर उनका जो बेढंगा आकार ऐसा हुआ करता था, लेकिन नवपाषाण काल की जो सबसे प्रमुख और अनिवार्य विशेषता थी वो ये थी कि पत्थर को घिस करके और उसको अधिक बेटर तरीके से औजारों को बनाया जाना। खेती पर आधारित नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाकिस्तान क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में यानी उत्तर पश्चिम में बुनियादी तौर पर क्वेटा की जो घाटी है वहाँ पर लोरालाई और जोब नदियों की घाटी में प्राप्त होता है। यानी नवपाषाण काल में जो खेती पर जो उस खेती का सबसे पहला जो क्लू मिलता है, खेती का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है, वो भारत पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर कहाँ मिलता है? क्वेटा की घाटी में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल युग के अंतिम दौर में धातुओं के उपयोग की शुरुआत हुई। अब तक पत्थर से ही गुजारा कर रहा था व्यक्ति, पत्थर के औजार, पत्थर के आभूषण या जो भी चीज़ें बनाई जा रही थी आवश्यकता की वो पत्थरों से बनाई जा रही थी। ठीक है, किसी भी मेटल से कनेक्शन नहीं जुड़ा था व्यक्ति का। लेकिन जैसे जैसे नवपाषाण काल का अंत होता गया या नवपाषाण युग का जो अंतिम समय चल रहा था, उस टाइम पर जो मनुष्य था, मनुष्य का जो परिचय किससे हुआ? धातु से हुआ। और धातुओं में भी सबसे पहला परिचय किस धातु के साथ हुआ था? वो हुआ था तांबा के साथ हुआ था। तो तांबा जो है वो सर्वप्रथम इस्तेमाल होने लगा और इसी कारण यह क्या कहलाया? ताम्रकाल कहलाया। इसीलिए नवपाषाण युग को क्या कहा जाता है? ताम्रकाल भी कहा जाता है। विद्वानों की मान्यता ये है कि सर्वप्रथम नील नदी की घाटी में गेहूं एवं जौ का उत्पादन शुरू हुआ था। ऐसा मानते हैं जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि सबसे पहले अनाज उगाना प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू हुआ था, वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? नील नदी की घाटी में हुआ था। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की जो जीवन शैली थी वो कैसी थी? नवपाषाण के लोगों का जीवन यापन का तरीका कैसा था? यानी अब नवपाषाण युग में क्या होता है? पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। क्या करते हैं लोग जो हैं वो पशुओं को पालना स्टार्ट कर देता है और एक जगह पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर समुदायों की शुरुआत के साथ साथ कृषि प्रौद्योगिकी की भी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। पहले भाई मनुष्य के लिए क्या था कि पहले जो पुराने समय का जो मनुष्य था उस समय क्या हुआ करता था? उसके पास जरिया नहीं था। ठीक है, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, आज यहाँ कल वहाँ, आज इस गुफा के किनारे पे पड़े हुए हैं, आज उस नदी के किनारे पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से उसका जो जीवन था वो खाना बदोशों की तरह गुजरता था। ठीक है, पशुपालन से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, पशुपालन के बारे में जानकारी नहीं थी, कृषि के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, समस्या उत्पन्न होती गई, तो क्या होता है? नवपाषाण में आकर के लोग पशुओं से होने वाले लाभों के बारे में जाना। मनुष्य ने पशु से हमें क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में उसने जाना, तो उसने क्या कर दिया? जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। अब उसने जब जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया तो उसको एक जगह पर टिकने की आवश्यकता पड़ी, तो वो एक जगह पर रुक कर ही जीवन बिताने लगा। और जब ऐसे ही उसके जैसे ही अन्य लोग भी एक जगह पर टिक कर जीवन बिताने लगे तो वहाँ पर क्या बन गया? एक कम्युनिटी बन गई, एक समुदाय बन गया। और समुदाय जब बन गया तो उसने अपने आसपास की ज़मीनों को, अपने आसपास की जो भूमि थी उसकी उपयोगिता को समझते हुए अनाज उगाना या फिर कृषि से संबंधित कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु के बाद पुनर्जीवन, आत्मा का शरीर को छोड़ देना आदि नई अवधारणाओं का जन्म मिला। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या होता है कि मृत्यु के बाद में फिर दोबारा से व्यक्ति जन्म लेता है। आत्मा जो होती है मरने के बाद में शरीर को त्याग देती है, अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह की जो अवधारणाएं थी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट थे, उनका जन्म होने लगा। मृदभांड बनाने की कला का विकास भी हो जाता है। वस्तुओं का निर्माण एवं उन्हें रंगने की प्रक्रिया भी नवपाषाण काल में प्रारंभ हो जाती है। अब देखते हैं नवपाषाण की जो संस्कृति है
उसका भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नवपाषाणकालीन संस्कृति का कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। तो विद्वानों ने नवपाषाणकालीन संस्कृति को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। पहला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बनते हैं, वो है कि मेहरगढ़ से जो प्रमाण मिलता है हमको, तांबे के गलाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ जो जगह है भारत के उत्तर पश्चिम में, वहाँ से क्या मिलता है हमें, तांबे के गलाने का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर तांबा गलाया जाता था, और तांबा जब गलाया जा रहा है तो उससे कुछ फॉर्म भी किया जा रहा होगा, उससे कुछ बनाया भी जा रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नवपाषाण काल में लोग तांबे के बारे में जान चुके थे और तांबे के जो है औजार या हथियार बनाना प्रारंभ हो गए थे। तो मेहरगढ़ से ही क्या होता है, तांबे के गलाने का प्रारंभ जो प्रमाण मिलता है, और मेहरगढ़ से ही गेहूं की 3 एवं जौ की 2, ध्यान दीजिएगा, गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में, इनकी खेती किए जाने के जो है संकेत मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। किसको, मेहरगढ़ को, या फिर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को, सॉरी मेहरगढ़ को नहीं, यहाँ पे किसको बोलेंगे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता था। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता था। बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र, इसका जो दूसरा भाग है उत्तरी क्षेत्र। इस क्षेत्र में कश्मीर प्रांत में स्थित 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम और गुफकराल। अब जानते हैं बुर्जहोम और गुफकराल के बारे में। बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है, इसका साहित्यिक अर्थ है जन्म स्थान। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन्म स्थान। यहाँ पर क्या है, एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये भी प्रश्न आया है, कई बार पूछा गया है कि किस स्थान से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, तो वो है बुर्जहोम से। कहाँ से मिलता है, बुर्जहोम से। यहाँ से प्राप्त तांबे के जो बाणाग्र हैं, मतलब जो तीर होता है, बाण होता है, उसका आगे का हिस्सा बाणाग्र, वो किसका बनाया जाता था, तांबे का बनाया जाता था। तो इससे क्या होता है कि इस धातु के इस्तेमाल के बारे में संकेत मिलता है कि इसमें तांबे से जो है हथियार या औजार बनाना प्रारंभ हो गया था। इसके बाद में बात करते हैं गुफकराल के बारे में। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। इसको अगर शाब्दिक अर्थ निकालें इसका, तो निकलता है कुम्हार की गुफा। यह जो श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है गुफकराल। ठीक है, तीसरा भाग जो इसका है वो है मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो प्रमुख स्थान आते हैं वो है कोल्डी हवा और महगरा। मध्यवर्ती क्षेत्र में जो प्रमुख स्थान माने जाते हैं वो है कोल्डी हवा और मगहरा। जो कोल्डी हवा है ये बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। कोल्डी हवा बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिलता है। धान उगाने का प्रमाण यहाँ मिलता है, और कितना पुराना प्रमाण मिलता है, 6000 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, जैसे चावल की खेती का विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। ये पॉइंट याद करने का है। ठीक है, याद करने और ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि किस स्थान से विश्व में चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है, तो वो है कोल्डी हवा, और ये कहाँ है, बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में। दूसरा स्थान है महगरा। यहाँ से क्या प्राप्त होता है हमको, गोलाकार झोपड़ियाँ एवं पशुओं के बाड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और पशुओं के लिए अलग से बाड़े का व्यवस्था या इंतजाम किए जाते थे। इसके प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महगरा से प्राप्त हुए हैं। इसका अगला स्थान है, अगला स्थान कौन सा है, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास यह स्थल है, और ये पाषाण काल से नवपाषाण काल तक 3 चरणों के बारे में बताता है। पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के तीनों चरणों के यहाँ पर हमको जो है साक्ष्य मिलते हैं। विद्वानों के अनुसार चौपानी मांडो के मृतभांड जो थे वो संसार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, चौपानी मांडो से जो मृतभांड प्राप्त हुए हैं वो संसार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्षेत्र आता है इसका पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न एरिया। ठीक है, तो दबोजली हार्डिंग, इसमें एक स्थान आता है दबोजली हार्डिंग। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो रही है, जो ठीक है वर्तमान में आप समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जहाँ असम वजम आपकी पड़ती हैं। तो दबोजली हार्डिंग ये असम में एक स्थान है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, 5वां क्षेत्र आता है इसका, 5वां क्षेत्र आता है इसका उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में जो प्रमुख स्थान आते हैं वो है कोल्डी हवा और मगहरा। मगहरा यहाँ से क्या प्राप्त होता है हमको, गोलाकार झोपड़ियाँ एवं पशुओं के बाड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
अब राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। ये आते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पांचवा जो हिस्सा है इसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जितने भी ज़्यादातर स्थान आते हैं वो सब राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। बागौर ये राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ठीक है, ये क्या है कि प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के बागौर एवं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से हमें क्या प्राप्त होता है? प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उदयपुर के दक्षिण में बालाथल नामक एक स्थान है, वहाँ पर क्या है, जो मृदभांडों की सादृश्यता है वो हड़प्पा से प्राप्त मृदभांडों से की जाती है। यानी उदयपुर के दक्षिण में जो स्थान है, कौन सा स्थान की बात हो रही है? बालाथल की। बालाथल से क्या प्राप्त हुए हैं? मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और इन मृदभांडों की तुलना किससे की जाती है? कि उन मृदभांडों से की जाती है जो मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में पाए गए। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के और उदयपुर के दक्षिण में बालाथल नामक स्थान से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, दोनों में सिमिलरिटी बताई जाती है। अगला है सीकर जिले के गणेश्वर नामक स्थान से बड़ी संख्या में तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर नामक स्थान से तांबे के बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं। ऐसी संभावना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो तांबा जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो तांबा जाता था वो इसी क्षेत्र से जाता था। यानी कहाँ से जाता था? राजस्थान के गणेश्वर नामक स्थान से। यहाँ लगभग 4000 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले और लास्ट पार्ट की तरफ, वो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के लिए नवपाषाणकालीन किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसलों में मिलेट या रागी की फसल थी। ये प्रश्न भी पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है कि दक्षिण भारत के किस स्थान, दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन किसानों द्वारा सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो कौन सी थी? वो थी मिलेट या रागी की फसल थी। अच्छा, कार्बन डेटिंग के आधार पर दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की जो संस्कृति है उसका निर्धारण कितना माना जाता है? 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका काल निर्धारण किया जाता है। अंत में इतना सारा मटेरियल हमने पढ़ा, अंत में हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो नवपाषाण काल का जो इकोनॉमी सिस्टम था, अर्थव्यवस्था थी, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी कृषि, पशुपालन एवं धातु विज्ञान। ठीक है, इसकी प्रोग्रेस होने लगी थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हमने क्या देखा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसकी जो मुख्य विशेषता क्या थी कि कृषि का विकास हो चुका था, पशुपालन करना व्यक्ति सीख गया था, मनुष्य पशुपालन की तरफ उन्मुख हो गया था, धातु विज्ञान अपनी प्रगति पर था, शिकार एवं भोजन इकट्ठा करना, कृषि तकनीकी और अग्रसर होना, ये कैसा था? एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। यानी मनुष्य क्या क्या करना सीख गया था नवपाषाण काल में? कृषि करना सीख गया था, पशुपालन करना सीख गया था, धातु विज्ञान अपने चरम पर था, शिकार करता ही था, भोजन इकट्ठा करना, ठीक है, कृषि तकनीकी की ओर उसका ध्यान जो है ग्रसित हुआ था। तो ये क्रांतिकारी कदम था और इस युग में हर स्तर पर परिष्कार आया, परिवर्तन आया, जिससे क्या हुआ? एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था जो है पनपने लगी, एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। अगले सेशन में हम बात करेंगे, अगले सेशन में फिर मिलते हैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर के। ठीक है, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो, आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रश्न पूछना है या आप किसी तथ्य से सहमत नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साथ चालकोलिथिक कल्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।